माही की शादी होने वाली थी कि तभी अचानक खबर मिली कि उसके होने वाले पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक पैर से अपाहिज हो चुका है। माही के घर वालों ने इस शादी को तोड़ देना चाहा, लेकिन माही ने अपने पति को उसकी कमी के साथ अपना लिया। लेकिन शादी के बाद माही को ये एहसास हुआ कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शादी के बाद उसके पति ने उसके साथ जो किया उससे तो उसकी रूह तक कांप गई थी। क्योंकि जब माही 18 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। माही दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए उसके घर वालों को उसकी शादी की बड़ी चिंता सताती थी। माही के नैन नक्शे तो अच्छे ही थे, बस उसका सांवला रंग उसकी खूबसूरती को मात दे जाता था। बस यही वजह थी कि जैसे ही माही के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी। इसी तरह माही की शादी प्रदीप के साथ तय हो गई और यह रिश्ता माही के एक दूर के रिश्तेदार ने भिजवाया था। माही बचपन से अपने माँ पापा की हर बात माना करती थी, इसलिए इस बार भी माही ने उसके माँ पापा के कहने पर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले माही की उसके होने वाले पति प्रदीप से फोन पर बात हुआ करती थी और उन्हीं बातचीत में माही ने ये जाना था कि प्रदीप एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। जिस तरह माही ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, उसी तरह प्रदीप भी दिखने में कुछ ज्यादा हैंडसम नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी किस्मत में जो कुछ भी लिखा था, माही उसी में खुश थी। क्योंकि माही खुद खूबसूरत नहीं थी, इसलिए उसने कभी भी अपने लिए हैंडसम लड़के के ख्वाब भी नहीं देखे थे। माही के घर में उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी थे, जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। माही की भाभी उसकी भाभी कम और सहेली ज्यादा थी। जब से उसकी भाभी उसके घर शादी करके आई थी, माही अपने दिल की हर बात अपनी भाभी को बताया करती थी। माही के और प्रदीप के घर वालों ने मिलकर उनकी सगाई की तारीख भी पक्की कर ली और इसी तरह उन दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई में ज्यादा ताम झाम नहीं की गई थी, क्योंकि प्रदीप के घर वाले चाहते थे कि सगाई सादगी से हो जाए, फिर शादी धूमधाम से करेंगे। सगाई होते ही दोनों परिवार ने मिलकर शादी की तारीख भी निकलवा ली और उनकी शादी की तारीख 2 महीने बाद की तय हो गई। शादी की तैयारियों में 1 महीना तो कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला और अब तो 1 ही महीना बचा था उन दोनों की शादी में। माही ने तो सोचा था कि शादी करके वो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिताएगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। सच ही कहा है किसी ने कि किस्मत और पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। ये वही प्रदीप था जिसे माही ने उसे उसकी सबसे बड़ी कमी के साथ स्वीकारा था। अगर माही चाहती तो इस शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन उसके ज़मीर ने उसे ये इजाजत नहीं दी। शादी के ठीक 1 महीने पहले ये खबर आई थी कि उसके होने वाले पति प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वो एक पैर से अपाहिज हो चुका है और उसका एक पैर काट दिया गया है। उसके होने वाले ससुर ने ये खबर भिजवाई थी कि क्या माही प्रदीप से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, लेकिन पता नहीं फिर नियति को भी क्या सूझा। खैर, अब प्रदीप का पैर का कटना लिखा था, सो तो कट गया था। माही के पापा भी उलझन में पड़ गए थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता आया था और प्रदीप की सरकारी नौकरी भी थी। फिर भी माही के पापा ने माही पर कोई जोर नहीं डाला और उसे खुद ही अपनी जिंदगी का फैसला लेने की छूट दी। दुविधा में तो माही भी थी, क्योंकि जिससे माही की शादी होने वाली थी, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज उसमें एक बहुत बड़ी कमी आ गई थी। तो क्या अब उसका साथ छोड़ना उचित होगा? यही सोचते हुए माही के मन में ख्याल आया कि कल को अगर शादी के बाद मुझ में भी कोई कमी आ जाए और प्रदीप मुझे छोड़ दे तो मैं कैसा महसूस करूंगी। माही अपने दिल और दिमाग के बीच चल रही इस जंग से बाहर निकली
और उसने प्रदीप से शादी करने का फैसला कर लिया। आज माही की शादी का दिन था और पूरा घर फूलों और लाइटों से सजाया गया था। पूरे घर में रौनक छाई हुई थी और आज माही के माँ पापा और भाई भाभी उसकी शादी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन माही को अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं उसका प्रदीप से शादी करने का फैसला सही था या नहीं। फिर माही ने अपने मन को ये कहकर टाल दिया कि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से माही की शादी हो गई और शादी करके माही अपने ससुराल आ गई। माही ने जब अपने ससुराल में कदम रखा तो उसके ससुराल वालों ने खूब अच्छे से उसका स्वागत किया था। माही की प्रदीप के साथ जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी और इसी तरह शादी के कुछ साल तो उन दोनों के आराम से कट गए थे। प्रदीप ने नकली पैर भी लगा लिया था जिससे वो कहीं भी आने जाने में सक्षम हो गया था। माही भी ये सोचकर बहुत खुश थी कि प्रदीप के मन से ये अफसोस निकल जाएगा कि वो अपाहिज है। ऐसे ही करते 5 साल बीत गए और काफी इलाज के बाद भी जब माही माँ नहीं बन पाई तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। भले ही प्रदीप ने तो कह दिया था कि उसे पापा ना बन पाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन माही ने उसके चेहरे पर वो दर्द महसूस कर लिया था जो बातों बातों में उसके चेहरे पर नजर आ ही जाता था। एक दिन माही से रहा नहीं गया तो उसने प्रदीप से पूछ लिया कि अगर ऐतराज ना हो तो एक बात कहूँ, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। ये सुनकर प्रदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने माही से कहा, मुझे सिर्फ अपना बच्चा ही चाहिए। तब माही ने उसे दबे हुए स्वर में कहा कि ये तो अब शायद ही संभव हो सके। ये सुनते ही प्रदीप बिना कोई जवाब दिए उठकर वहां से चला गया। प्रदीप का ऐसा बर्ताव देखकर माही का मन भी खट्टा हो गया और वो सोचने लगी, भला ये क्या तरीका था अपना नजरिया रखने का। माही को प्रदीप की यही बात अच्छी नहीं लगती थी कि मिल बैठकर कोई मुनासिब हल निकालने के बजाय वो बीते हुए कल से चिपके रहना चाहता था। माही ने महसूस किया था कि प्रदीप में अब पहले वाली बात नहीं रही थी। वो माही से बहुत कम ही बात करता था। देर रात तक टीवी देखता या फिर रात को देर से घर लौटता था। माही पूछती तो कहता कि अकेला घर काटने को दौड़ता है। तब माही ने उसे कहा, अकेले कहाँ हो तुम प्रदीप, क्या मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं रही। प्रदीप जब बात को टाल देता तो माही भौहें सिकुड़कर कहती कि शर्म नहीं आती तुम्हें जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात घर आते हो। ये सुनकर प्रदीप भी बोल उठा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो वंश चलाने के लिए मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकती। ये सुनते ही माही का चेहरा उदास हो गया और वो सोच में पड़ गई कि क्या एक औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही ब्याही जाती है, वो सिर्फ जरूरत की वस्तु ही होती है क्या। जरूरतों की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक, नहीं तो फेर लिया मुंह। खैर माही ने अपने आंसुओं पर नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरी को जाहिर ना होने दे, लेकिन फिर भी माही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ प्रदीप, और मुझे पूरा हक है ये जानने का कि तुम देर रात तक बाहर क्या करते हो। प्रदीप के चेहरे पर भी कटाक्ष के भाव उभर आए और वो कहने लगा, अच्छा तो अब समझा, तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने कहीं दूसरी ना रख ली हो। माही ने भी प्रदीप की तरह ही कटाक्ष अंदाज में ही जवाब दिया, रख सकते हैं आप, यह कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। प्रदीप ने कहा, तो फिर पूछताछ क्यों कर रही हो, यूँ समझ लो कि मैंने रख ली है। भले ही यह कथन झूठा हो, फिर भी इससे प्रदीप की मंशा माही की समझ में तो आ ही गई थी। प्रदीप तो उठकर चला गया, लेकिन वो माही को एक ऐसी चुभन देता गया जिसके दर्द का एहसास माही के दिल को देर तक होता रहा। ये सोचते हुए वो अकेले में फूट फूट कर रोने लगी कि कैसे कोई पुरुष इतना बदल सकता है।
5 साल जिसके साथ सुख दुख साझा किया, वो एकाएक कैसे निर्मोही हो सकता है। लाख कोशिशों के बाद भी माही इस सवाल का जवाब ढूंढ ना सकी और किसी तरह से उसने अपने आप को संभाल लिया। आज प्रदीप के एक दूर के रिश्ते की मामी की लड़की अनिता आने वाली थी और वो बिन बाप की लड़की थी। उसे अपना ग्रेजुएशन पूरा करना था, इसलिए वो 1 साल के लिए प्रदीप के घर पर ही रुकने वाली थी। हालांकि प्रदीप के माँ बाप नाक भौं सिकुड़ रहे थे, लेकिन अनीता की माँ ने कहा, दीदी, अनीता बिन बाप की बेटी है, अगर तुम लोगों का सहारा मिलेगा तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर मैं उसका ब्याह कर सकूं। इसकी पढ़ाई लिखाई ही इकलौता आसरा है हमारा, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट तो पाल सकेगी। इतना कहते ही प्रदीप की मामी की आंखों में आंसू आ गए। माही की सास ने उन्हें तसल्ली दिलाई और फिर उन्होंने पलटकर प्रदीप की तरफ देखा और कहा, प्रदीप, तुम अनीता को कल उसका कॉलेज दिखा देना। कि तभी मामी जी मुंह बनाकर बोली, यहाँ आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा ना। मामी के इतना कहते ही प्रदीप तुरंत ही बोल पड़ा, मामी आप चिंता ना करें, अगर रिक्शा नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ आया करूँगा। इतना कहकर प्रदीप ने एक नजर अनीता पर डाली तो अनीता भी हल्का सा मुस्कुरा दी। मामी जी फिर भावुक होकर बोली कि मैं यही सोच कर आई थी कि यहाँ अनीता को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। अनीता के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। अगर आपने सहारा ना दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। ये कहकर मामी फिर से सुबकने लगी। अनीता ने मामी जी को डांटते हुए कहा, क्या है माँ, हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती हो। तब मामी जी ने कहा, क्या करूं बेटी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भागदौड़ ना करनी पड़ती। और फिर माही की सास की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी आप कोई गैर थोड़ी है ना जीजी। माही की सास ने भी मामी जी को तसल्ली दी और कहा, हम सब अनीता का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उसका अपने घर पर रखती हैं। ये सुनते ही मामी जी ने अपने आंसू पोंछ लिए और 2 दिन रुककर मामी जी बरेली चली गईं। प्रदीप ने अनीता को उसका कॉलेज दिखाया और उसका दाखिला भी करवा दिया। अनीता की जरूरत का हर सामान भी खरीदा गया और ये सारा खर्चा प्रदीप ने ही किया था। लेकिन फिर भी माही को इससे कोई एतराज नहीं था, मगर अब तो प्रदीप नए नए बहाने से अनीता का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। अनीता के खाने पीने से लेकर उसकी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए वो हमेशा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता था। पत्नी से ज्यादा गैर को अहमियत देना माही के लिए असहनीय था। माही की सास भी अब अपने बेटे की साइड ही लेने लगी थी। ना जाने माँ बेटे के बीच कौन सी बातें होती रहती थी। एक दिन माही से रहा नहीं गया तो उसने प्रदीप से पूछ लिया कि क्या अनीता अब मुझसे ज्यादा अहमियत रखने लगी है तुम्हारे लिए। तब प्रदीप ने माही से कहा कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो बिन बाप की बेटी है। माही ने भी व्यंग करते हुए कहा, तो क्या बाप की भूमिका तुम निभा रहे हो। माही की बात सुनते ही प्रदीप उखड़ गया और कहने लगा, तमीज से बात करो माही, तुम अपनी हद पार कर रही हो। माही ने भी अपना स्वर ऊंचा कर लिया और कहा, चिल्लाओ मत। तब प्रदीप कहने लगा, आहिस्ता बोलो, घर वाले जाग जाएंगे। माही ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, अब आईना रास्ते पर, ये मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। प्रदीप ने पूछा कि क्या किया है मैंने, तो माही ने जवाब दिया, वो तो तुम अपने दिल से ही पूछ लो। तब प्रदीप अनजान बनने की कोशिश करने लगा तो माही ने कहा कि मासूम बनकर अनीता को चकमा देना मुझे नहीं। मैं तो अब तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से नैपकिन लाने के लिए कह रही हूँ, क्या तुम लाए। माही ने जब ये सवाल किया तो प्रदीप ने कहा, मैं भूल गया था।
आजकल तो तुम्हें सिर्फ अनीता की जरूरतें ही याद रहती हैं। माही के इतना कहते ही प्रदीप ने दांत पिसते हुए कहा, बार बार उसका नाम मत लो वरना। और फिर बात को बढ़ते हुए देखकर प्रदीप कमरे से बाहर निकल गया। प्रदीप को जाते हुए देखकर माही अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, कई पुरुषों की यही पहचान होती है, वो मुंह छुपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। प्रदीप का साथ देते हुए माही की सास बोली, आजकल बहुत बदतमीज हो गई है तू माही। 4 दिन के लिए आई है अनीता, उसे भी चैन से रहने नहीं देगी, वो क्या सोचेगी भला। थोड़ी देर के बाद माही की सास फिर से उसके कमरे में गई और माही को ताने देने लगी, क्यों री बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं क्या कि अतिथियों के साथ ऐसा बुरा सलूक करो। अपनी सास के ऐसे ताने सुनकर माही का दिल छल्ली हो गया और उसने अपनी सास से कहा, आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की वो मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ भी तो नहीं छुपा है आपसे। बस आजकल तो अनीता को ही सिर माथे पर बिठाया जा रहा है, वहीं मेरी तरफ तो देखने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। तब माही की सास कहने लगी, ये तुम्हारा वहम है बहू। तब माही ने उन्हें कहा, कोई वहम नहीं है माँ जी, हकीकत है ये हकीकत। ठीक है तो फिर हकीकत ही सही, लेकिन इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। अपनी सास की ये बात सुनकर माही को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, तो क्या अनीता को मैंने यहाँ लाने को कहा था। तब माही की सास ने कहा, माही तुम बात बात में बेवजह अनीता को बीच में मत घसीटो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते की डोर औलाद से मजबूत होती है, तो क्या अब ये उम्मीद अनीता में देखी जा रही है। माही के इस सवाल से उसकी सास चिढ़ गई और कहने लगी कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। माही ने भी आज अपने आप पर से आपा खोया और कहने लगी कि बेशर्मी तो कोई आपसे सीखे, और बेशर्म मैं नहीं बल्कि आप हैं जो अपने बेटे की गलतियों में भी उसे सपोर्ट कर रही हैं। माही आज कुछ भी छुपाने के मूड में नहीं थी, आज जो कुछ भी उसके दिल में था वो सब कुछ कहे जा रही थी। लेकिन उसकी सास भी चुप रहने वालों में से नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा, हाँ करती हूँ मैं अपने बेटे को सपोर्ट, और आगे भी करती रहूंगी। तुम्हें रहना है तो रहो, रहूंगी तो मैं यहीं पर, और मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे मेरे हक से वंचित रखता है। ये कहते ही माही की आंखों से आंसू बहने लगे। बिस्तर पर लेटे लेटे माही सोचने लगी कि एक मैं थी जो ये जानते हुए भी कि प्रदीप अपाहिज है, मैंने उसे अपनाना अपना धर्म समझा, और वहीं प्रदीप मेरे बांझ होने को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा है। इतना जल्दी कैसे बदल सकता है प्रदीप। ये वही प्रदीप है जिसने सुहागरात वाली रात को मेरे माथे को चूमकर कहा था कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम जैसी विशाल हृदय वाली जीवन संगिनी मिली है। और तो और प्रदीप ने ये वादा भी किया था कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी अपनी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज प्रदीप इतना गिर गया है कि उसे रिश्तों की मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रहा। माना कि अनीता दूर के रिश्ते की मामी की लड़की है, पर अब जब नाम दे ही दिया है तो उसे निभाने के संस्कार भी हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन पता नहीं माही की सास को क्या हो गया था जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही थी। माही के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो माही के भाई ने उसे बुलाया तो उसे मायके जाना पड़ा। पहले तो माही ने सोचा कि सारी हकीकत बताकर मन हल्का कर ले, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि पहले से ही पापा की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो टेंशन में आ जाएंगे। माही ने बाकी सब से तो अपना हाल छुपा लिया, लेकिन अपनी भाभी की नजरों से नहीं छिपा सकी। माही को अकेला पाकर उसकी भाभी ने उसे उसकी उदासी के बारे में पूछ लिया।
पहले तो माही बात को टालती रही, लेकिन कब तक टाल पाती। आखिर माही के आंसुओं ने सारी हकीकत बयां कर दी। रात होते ही माही की भाभी ने माही के भाई से इस बात का खुलासा किया। तब माही का भाई गुस्से से लाल हो गया। माही के भाई का गुस्सा करना भी जायज था, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता। माही का भाई तो रात को ही माही के कमरे में जाने वाला था, लेकिन माही की भाभी ने उसे रोक लिया। सुबह नाश्ते के टेबल पर माही के भाई ने प्रदीप का जिक्र छेड़ा और कहा, माही तू अब उसके पास नहीं जाएगी। वो माही से कहने लगा, फोन लगा उस बेहुदा इंसान को, मैं अभी उससे बात करता हूँ। लेकिन माही ने किसी तरह अपने भाई को समझा लिया। और फिर 1 महीना रहकर जब भरे मन से माही वापस अपने ससुराल जाने लगी, तो उसकी भाभी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, दीदी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी, पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर बात नहीं बनती है तो निसंकोच चली आइएगा। माही ने भरे कंठ से अपनी भाभी से कहा, मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं प्रदीप को सही रास्ते पर ले आऊं। लेकिन जब माही अपने ससुराल पहुंची और वहां जो दृश्य माही ने देखा, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अनिता की मांग में सिंदूर भरा हुआ था और ये देखकर माही सोच में पड़ गई, तो क्या प्रदीप ने अनिता से शादी कर ली? यही सोचकर वो कांप उठी और तेजी से चलकर अपने कमरे में चली गई। प्रदीप बिस्तर पर लेटा हुआ था। माही ने उसे झकझोरकर उठाया और पूछा, ये मैं क्या देख रही हूँ? अनीता की शादी कब हुई और कौन है उसका पति? माही के इस सवाल से पहले तो सभी ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर ज्यादा देर तक पर्दा नहीं डाल सके। उसके बाद प्रदीप बेशर्मों की तरह बोला, माही तुम जो समझ रही हो वही सच है। माही गुस्से से तमतमा उठी और उसने प्रदीप से कहा, तुमने अनिता से शादी कर ली, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? तब प्रदीप ने कहा, हाँ कर ली है मैंने दूसरी शादी, और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे अपना खुद का बच्चा चाहिए। माही ने कहा, तो क्या तुमने एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तब प्रदीप ने कहा, अगर बता देता तो तुम इजाजत देती क्या? माही ने कहा, हो सकता है मैं दे देती। ये सुनकर प्रदीप खुश हो गया और कहने लगा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर जैसे ही प्रदीप माही के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक करने लगा, तो माही ने उसे झटक दिया। माही के क्रोध की तो सीमा ही नहीं रही, ना तो वो रो पा रही थी और ना ही हंस पा रही थी। माही ने किसी तरह खुद को संभाला और सोचा, अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता। वैसे भी इस पुरुष प्रधान देश में हमेशा पुरुषों की ही चली है, इसलिए माही ने भी परिस्थिति से समझौता करना ही उचित समझा। फिर भी एक बार प्रदीप को उसकी भूल का एहसास दिलाने से नहीं चुकी और माही ने उसे कहा, प्रदीप तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बांझ शब्द एक स्त्री के लिए गाली से कम नहीं होता, और फिर उस स्त्री के लिए तो और भी ज्यादा, जो इस कलंक के साथ अभिशापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है प्रदीप कि तुमने अनिता से शादी कर ली। दुख बस इस बात का है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंका है और मेरे विश्वास का कत्ल किया है। यही काम तुम मुझे विश्वास में लेकर भी कर सकते थे। प्रदीप, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया होता, तो तुम तब कैसा महसूस करते? माही की बात का प्रदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। माही को ऐसा लगा जैसे उसने व्यर्थ का सवाल उठा लिया। जिसका चरित्र ही दोगला हो, वो भला ये सब सोच विचार क्यों करेगा? खैर, यह समाचार माही के मायके तक भी पहुंच गया और माही का भाई उसके ससुराल में पहुंचते ही बरसने लगा।
कहाँ है प्रदीप, मैं उसे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की। माही ने अपने भाई को किसी तरह शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी भी सबको धमकी दे रहा था कि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं तुम सबकी पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। इस प्रदीप की तो मैं ऊपर तक शिकायत करूँगा। दर दर की ठोकरें ना खिलवाए तो मेरा नाम भी सूरज नहीं। माही के भाई का गुस्सा देखकर प्रदीप चुपके से निकलकर बाहर चला गया। प्रदीप के जाने के बाद माही की सास आई और बोली, निकाल ली अपने दिल की सारी भड़ास, तो अब मेरी भी सुनिए। अनिता बिन बाप की बच्ची थी, इसलिए प्रदीप ने सिर्फ उसे सहारा दिया है। ये सुनते ही माही के भाई ने व्यंग किया कि अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। अपना बचाव करते हुए माही की सास बोली, क्या माही को किसी ने इस घर से जाने के लिए कहा है? उनकी इस बात का जवाब देते हुए माही के भाई ने कहा, निकल ही जाएगी अब इस घर में उसका क्या काम। तब माही की सास बोली, ये तो उसकी मर्जी है, वरना ना तो मैं चाहूंगी और न ही प्रदीप चाहेगा कि वो इस घर से चली जाए। इस घर में उसका जो दर्जा है वो हमेशा ही बना रहेगा। माही के भाई ने उन्हें कहा कि आप अपनी इन खोखली बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। इतना कहकर माही के भाई ने माही की तरफ देखा और कहा, माही, तुम अभी के अभी अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें अब एक पल के लिए भी इस घर में रहने नहीं दूंगा। नहीं भैया, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज भी हमारा समाज किसी भी ब्याहता औरत को मायके में स्वीकार नहीं करता। ये कहते कहते माही भावुक हो गई और उसने कहा कि मैं अपने ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी, मगर मायके नहीं जाऊंगी। ये सुनकर माही के भाई की भी आंखें भर आई, तो माही ने उसे कहा कि मैं कमजोर औरत नहीं हूँ भैया, अपने अस्तित्व के लिए मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। माही की हिम्मत देखकर उसके भाई को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी जाते जाते उसने माही के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, माही, तुम जब चाहो तब तुम्हारे लिए तुम्हारे मायके के दरवाजे हमेशा खुले ही रहेंगे। माही के भाई के जाने के 2 घंटे बाद प्रदीप घर लौट आया और आते ही माही को हेकड़ी दिखाने लगा। माही ने भी हिम्मत से काम लिया और कहा कि वो अपनी औकात में रहे। प्रदीप ने जब माही को रहने के लिए एक अलग फ्लैट खरीद कर दिया, तब पहले तो माही ने सोचा कि वो उसी घर में रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहेगी। कभी कभी तो माही की प्रदीप के खिलाफ कोर्ट जाने की इच्छा भी हुई थी, लेकिन फिर यह सोचकर कदम पीछे कर लेती कि फायदा क्या होगा उससे, ज्यादा से ज्यादा उसकी नौकरी छीन जाएगी या तो वो जेल चला जाएगा। प्रदीप अब हर महीने माही को इतने रुपए दे जाता था कि उसका घर आसानी से चल जाता था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी माही को अपनी सौतन अनीता पर दया आती, ये सोचकर कि अनीता को उसकी सास ने और प्रदीप ने अपने जाल में फंसा ही लिया। खैर, जो हुआ उसे नियति का चक्र मानकर माही ने स्वीकार कर लिया और अब वो अपना समय काटने के लिए एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगी। धीरे धीरे समय इसी तरह बीतता गया और अब तो माही का प्रदीप से संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने का ही रह गया था। अनीता के प्यार में अंधे प्रदीप को अब माही की कोई फिक्र ही नहीं थी और न ही माही को ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक रखना था। एक दिन प्रदीप ने भरे हुए मन से खुलासा किया और माही को कहा कि मेरे जीवन में बाप बनना लिखा ही नहीं है। जैसे स्वर में उसने ये शब्द कहे थे, माही को उससे सहानुभूति हो गई, क्योंकि जो भी हो आखिर वो माही का पति था। माही चाहती तो व्यंग करके उसका सीना छल्ली कर सकती थी, लेकिन पीछे लौटकर वो अपने ही जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। माही तो यही सोचकर अपना जीवन बीता रही थी कि उसके जीवन में नियति ने जो कुछ लिखा था उसे बस उतना ही मिला है।
और अब वो किसी को भी इसके लिए कोसना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी माही से प्रदीप का उदास चेहरा देखा नहीं गया, तो पूछ बैठी क्यों, क्या हुआ। तब प्रदीप कहने लगा कि अनिता के खून में इन्फेक्शन है और डॉक्टर का कहना है कि अगर अनिता मां बनती है तो बच्चा अपाहिज पैदा होगा। प्रदीप की बात सुनकर माही को अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन वो अफसोस प्रदीप से ज्यादा अनिता के लिए था, ये सोचकर कि उस बेचारी की तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। प्रदीप की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो गई। इससे तो अच्छा होता कि वो माही की बात मानकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेता। इससे उस बच्चे का जीवन भी सुधर जाता और माही और प्रदीप को बुढ़ापे का सहारा भी मिल जाता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद प्रदीप ने माही से कहा, माही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन किस मुंह से कहूँ ये समझ नहीं आ रहा है। माही सोच में पड़ गई कि आखिर प्रदीप कहना क्या चाहता है और अब कहने के लिए बचा ही क्या है। माही प्रदीप के दोहरे चरित्र से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बारे में सवाल करने पर ज्यादा जोर नहीं डाला। आखिरकार प्रदीप को ही कहना पड़ा और वो बोला, माही, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। ये सुनते ही माही का पारा 7वें आसमान पर चला गया और उसके जी में तो आया कि वो अभी के अभी प्रदीप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। क्योंकि माही का अनुमान सही निकला था, प्रदीप का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया था। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए माही ने उसे सवाल किया, इस हमदर्दी की वजह। तब प्रदीप बोला, हमदर्दी नहीं, हक। माही तो सोच भी नहीं सकती थी कि प्रदीप अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर देगा। लेकिन इस बार माही भावनाओं में नहीं बही और उसने प्रदीप से कहा, जब अनिता को घर ले आए थे और उसे अपनी जिंदगी में मेरी जगह दे दी, तब ये ख्याल नहीं आया था तुम्हें। प्रदीप ने अपने आप को मासूम दर्शाते हुए कहा, माही, मैं भटक गया था। माही ने जब ये सवाल किया, तो क्या अब गलती सुधारना चाहते हो? तब वो चुप ही रहा। माही उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को बखूबी पढ़ रही थी और व्यर्थ बहस में पढ़ने से अच्छा तो उसे सब कुछ जानना उचित लगा। कि तभी प्रदीप बोला, माही, मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब तकनीक से मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। ये सुनते ही माही को हंसी भी आ रही थी और साथ में रंज भी हुआ था। प्रदीप हक्का बक्का होकर माही को देखने लगा। तभी माही ने कहा, प्रदीप, तुम तीसरी शादी कर लो, मेरी राय में तो यही ठीक रहेगा। प्रदीप माही के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो माही, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। माही ने उसे कहा, चलो माफ कर दिया तो क्या तुम। इतना सुनते ही जब प्रदीप का चेहरा खिल गया, तब माही ने उसे कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, अच्छा होगा तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब प्रदीप की दाल नहीं गली, तो वो मरे मरे कदमों से चलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तब माही से रहा नहीं गया और उसने अपने मन की बात कहते हुए उसे कहा, प्रदीप, सौतन लाकर तुमने एक पत्नी के अस्तित्व को गाली दी है, इसलिए तुम्हारे बाप बनने की हसरत अब कभी भी पूरी नहीं होगी। उसके बाद प्रदीप के जाते ही माही बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, सच कहा है किसी ने कि एक स्त्री और पुरुष के मूल स्वभाव में यही फर्क होता है कि हमारे समाज का पुरुष अपनी पत्नी को पांव की जूती समझकर जब चाहे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकता है और अपने खोखले नियमों का पालन करने के लिए जब चाहे दूजा ब्याह कर लेता है। क्योंकि हमारे धर्म के ठेकेदारों ने पुरुषों को खुला सांड बना दिया है और वहीं औरतों की ममता को हजार बंधनों में बांधकर उसे कमजोर बना दिया है। तभी तो सारे व्रत जैसे करवा चौथ, तीज सिर्फ औरतों से ही करवाए जाते हैं। लेकिन एक पुरुष ये भूल जाता है कि वक्त का पहिया हर एक की जिंदगी में बदलता है और तब उस वक्त के आगे किसी की भी नहीं चलती।
ऊपर वाला सब देखता है और सबका हिसाब भी रखता है, इसलिए अपने किए का अंजाम तो सबको यही भुगतना पड़ता है, जैसे प्रदीप को भी भुगतना पड़ा। जिस बच्चे की चाह में उसने माही को अकेला छोड़ दिया था, शायद उसे अब अपनी इस जिंदगी में कभी भी वो सुख नसीब नहीं होगा। यही नियति का इंसाफ था माही के साथ। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।